Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? Hope you're all fine. Today we are going to complete chapter number 6. The remaining topics of chapter number 6 according to smart syllabus are growth and reproduction, control of bacteria, use and misuse of antibiotics and cyanobacteria. बेटा अपने इन सारे टॉपिक्स को लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों के लिए तैयार करना है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमने सिर्फ 2 मेथड्स करने हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। और उसके अलावा सैनोबैक्टीरिया की आपने जस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और नॉस्टॉक नहीं करनी। हम इसमें सिर्फ इसके करेक्टर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, जो कि ईजीली आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स का इंक्रीज़ होना, ठीक है। और बैक्टीरिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ कैसे होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, उसमें हमने बात की थी सेल डिवीजन की, कि बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवाइड होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल में माइटोसिस नहीं होती। तो इट मीन्स के उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सो यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब जो हमने कहा कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स का इंक्रीज़ होना, तो वो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स कैसे इंक्रीज़ होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या चीज़ है? एक सेल का 2 में डिवाइड होना इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। दिस इज द डेफिनेशन, नोट डाउन इट। प्रोसेस इसका क्या है? सबसे पहले तो जो पेरेंट सेल यानी कि जो ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल है, पहले वो इलोंगेट होता है, सेल यानी कि साइज़ में इंक्रीज़ होगा। जैसे सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसका खुद का क्रोमोसोम में खुद का जो डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद है वो डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट का मतलब कि उसकी रेप्लिकेशन होगी। जैसे हम कह रहे हैं दिस इज़ वन सेल, इट्स अ पेरेंट सेल जिसको बैक्टीरियल सेल का नाम दे रहे हो, ये साइज़ में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद इसके डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। डीएनए की जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो इट मीन्स के एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे, डीएनए की डुप्लीकेशन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पिंच होती है। पिंच किस तरफ होगी? सेल के सेंटर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ जो है सेल पिंच होना शुरू होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये लार्जर सेल ड्रॉ कर लिया कि जल्द इनलार्ज हो गया, एक डीएनए की कॉपीज़ बनी, ये 2 कॉपीज़ हमारे पास डीएनए की आ गई। थर्ड स्टेप क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के सेंटर की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ इनवर्ड, अंदर की तरफ, लेकिन दरमियान वाले हिस्से की तरफ, अंदर की तरफ दरमियान वाले हिस्से में पिंच होना शुरू होगा। पिंच मतलब अंदर की तरफ घुसना शुरू होगा, समहाउ लाइक दिस, ठीक है। जिसमें एक डीएनए एक साइड पे, दूसरा डीएनए दूसरी साइड पे होगा। आप सेल के सेंटर में से कह रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सेंटर में से कर लेते हैं। ये सेल का सेंटर कंसिडर कर लें और ये सेल की साइड्स कंसिडर कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक डीएनए की कॉपी, दूसरा डीएनए की कॉपी जो है वो यहाँ पे मौजूद होगी। और जहाँ से सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पिंच इन होना शुरू होती है, अंदर की तरफ घुसना शुरू होती है, तो जैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि इसके डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होती है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो पूरी तरह से अंदर की तरफ डिवाइड होना शुरू होती है, यानी कि अंदर की तरफ वो इस तरह से ग्रो करते हैं। जैसे भी अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, ये एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। एक सेल का 2 में डिवाइड होने का मतलब क्या है? एक सेल ये जिसके अंदर खुद का डीएनए होगा, और दूसरा सेल ये जिसके अंदर खुद का डीएनए और खुद की जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, प्लाज्मिड्स हैं या राइबोसोम्स वगैरह हैं, ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ अपना अपना सेल, डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी चीज़ें जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम जो मैंने ऐड की है उससे भी थोड़ा देख लेते हैं। आपकी बुक पे इमेज बनी हुई है बेटा, आप चाहो तो वही करो, अगर ये इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल देख लें। इसका सेल का साइज़, फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। एट द फर्स्ट पॉइंट सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। डीएनए की डुप्लीकेशन, डीएनए मतलब जो उसका खुद का एक क्रोमोसोम है उसकी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। जब उसकी डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी, सेल की ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। मतलब सेल जो है वो पिंच इन होना शुरू हो रहा है सेल मेम्ब्रेन वाली साइड से, अंदर के दरमियान की तरफ, दरमियानी हिस्से से सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव कर रही है। इनवर्ड मूव करने का मतलब क्या है कि सेल थोड़ा और लंबा होना शुरू होगा। और जैसे ही डीएनए की डुप्लीकेशन कंप्लीट होगी, थर्ड स्टेप पे सेल जो है, पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा।
यही सीक्वेंस, यही प्रोसेस जो बाइनरी फ्यूजन का है, जितने भी दो डॉटर सेल्स, एक सेल से आपने कहा भाई दो डॉटर सेल्स बने हैं, ठीक है, इन दो डॉटर सेल्स से इसी तरह से आगे फर्दर जो है वो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो जितने भी नए डॉटर सेल्स बनेंगे रिपीटिंगली उसमें बाइनरी फ्यूजन का सीक्वेंस, बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस चलेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इंक्रीज होंगे। जैसे अब देखें आपके सामने 1 से 2 बने, 2 से आगे 4 बनेंगे, 4 से आगे फर्दर इसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा बनते जाएंगे। तो जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें रिपीटिंगली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि वो बाइनरी फ्यूजन के जरिए रिप्रोड्यूस करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है बैक्टीरिया के वो इंक्रीज़ होंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बैक्टीरिया के इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। एक बार जैसे ही मैंने कि वंस अ डिवीजन इज़ कम्प्लीटेड, बैक्टीरियल ग्रोथ और उसके जो स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू होता है। यानी कि जैसे ही सेल की डिवीजन कंप्लीट होगी, जैसे एक सेल से दो डॉटर सेल्स बने हैं, दो डॉटर सेल से आगे फर्दर 4 डॉटर सेल्स बने हैं, जैसे ही डिवीजन कंप्लीट होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स तो बैक्टीरिया के इंक्रीज हो गए, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स के बैक्टीरिया जो है उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, चाहे उसमें कौन कौन से उसने किस तरह की शेप में रहना है, कैसे उसने मूव करना है, कैसे उसमें बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन होनी है, वो स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, दैट व्हाट इज़ जनरेशन टाइम। बाइनरी फ्यूजन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है विद डायग्राम, तो इसको लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों तीनों की बेसिस पे बेटा आप तैयार करोगे। जनरेशन टाइम क्या चीज़ है? द टाइम अंटिल वो टाइम जिसमें आप कहते हो कि एक डिवीजन जो है सेल की कंप्लीट होती है उसको हम जनरेशन टाइम कहेंगे। द टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज़ नाउन एज जनरेशन टाइम। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ फेसेस। जब आप बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हो, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स आप कह रहे हो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसमें हम कुछ फेसेस भी पढ़ते हैं। फेसेस मतलब कुछ कर्व्स आती हैं जिनको हमने 4 फेसेस में डिवाइड किया। वो 4 फेसेस क्या हैं? एक है लैग फेस, एक है लॉग फेस, एक है स्टेशनरी फेस और एक है डिक्लाइन और डेथ फेस। बुक पे बेटा इनकी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक ग्राफ ऐड कर रही हूँ जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो सके कि हम लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। लैग फेस वो फेस होती है जिसमें बैक्टीरियल सेल जो है वो खुद को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन वो डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स कि इस फेस में ग्रोथ नहीं होगी। लॉग फेस वो फेस होती है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पे बैक्टीरियल सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए। इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो रैपिडली होगी, तेज़ी से होगी। थर्ड वन इज स्टेशनरी फेस। ये वो फेस आती है कि इतने ज़्यादा, यानी कि हम जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि एक सेल की डिवीजन के बाद कॉन्टीन्यूसली जब बाइनरी फ्यूजन होती रही है तो 20 या 40 सेल्स जो हैं बैक्टीरियल सेल्स जो है वो बन गए हैं। अब इतने सेल्स बन गए, लेकिन ड्यू टू कंपटीशन या ये कह लें कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमने उस दिन भी बात की थी कि बैक्टीरिया जो है जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होते हैं। बैक्टीरिया हर तरह की इन्वायरमेंट में पाया जाता है, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो उतने नहीं मिलते, तो जब पॉसिबल हो वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, अगर नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो वो न्यूट्रिएंट्स, वो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं उनके लिए। तो इट मीन्स कि वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए आपस में compete करेंगे। तो जब कंपटीशन ज़्यादा हो, रिसोर्सेज कम हो जाएं, तो जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं वहाँ पे डेथ रेट भी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज स्टेशनरी फेज। जितने बैक्टीरिया बनते हैं उतने ही बैक्टीरिया ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डेथ रेट जो है वो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन या रेट ऑफ न्यू कॉपीज ऑफ बैक्टीरिया के बिल्कुल इक्वल आ जाता है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि बैक्टीरियल सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं तो उनकी डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, अगर आप कह रहे हो कि बैक्टीरियल सेल्स कम बन रहे हैं तो डेथ रेट भी उनके अंदर कम होगा। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन और डेथ फेज। इसमें बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेथ रेट जो है वो न्यू बैक्टीरिया की कॉपीज़ की निस्बत ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें आप क्या पॉइंट क्लियर करते हो कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 2 बैक्टीरिया बने हैं, ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं, 2 न्यू बैक्टीरिया बने हैं, तो 2 न्यू बैक्टीरिया तो बन गए, लेकिन 6 बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए या ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्थ रेट जो है बैक्टीरिया का वो 2 है, लेकिन डेथ रेट क्या है वो 6 है। तो डिक्लाइन या डेथ फेज वो फेज होती है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी न्यू कॉपीज़ जो है वो उतनी नहीं बनती। इसको देखें हम थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ के ज़रिए। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेथ रेट क्या है, यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही। सडनली एक कहने के एक बहुत ज़्यादा रेट पे बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं बाइनरी फ्यूजन के जरिए,
और लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यू बैक्टीरियल सेल्स बनते हैं। फिर सडनली बहुत ज़्यादा सेल्स बनने की वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेंगे, कुछ बैक्टीरिया ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड या कम होने की वजह से एक कंपटीशन बन जाता है, जिसकी वजह से डेथ रेट और जो उनका बर्थ रेट है बैक्टीरिया का वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितनी बैक्टीरिया की कॉपीज़ बन रही हैं उतनी बैक्टीरिया की कॉपीज़ ख़त्म भी हो रही हैं। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इक्वल हो गया। फिर उसके बाद सडनली ये होता है कि बैक्टीरिया जो है ड्यू टू सम अदर रिसोर्सेज और ड्यू टू सम अदर रीजंस बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि बैक्टीरियल सेल्स की एज जो है वो यहाँ पे ख़त्म होना शुरू होती है, यानी कि जो ओल्ड बैक्टीरियल सेल्स हैं वो यहाँ पे डेड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जितने सेल्स डेड हो रहे हैं उतने सेल्स जो हैं वो बन नहीं रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स, बैक्टीरियल ग्रोथ फेसेस, जिनको आपने लॉन्ग शॉर्ट के लिए याद करना है। बेटा ये MCQs में भी बहुत इंपॉर्टेंटली MCQs में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। जैसे कि हमने बैक्टीरिया में भी कहा था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, हमने वहाँ पे एक नाम पढ़ा था पिल्लाए, जिसमें हमने बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक मेटिंग प्रोसेस होता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इट मीन्स कि बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरह के गैमेट्स, किसी भी तरह के जर्म सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होती। इट मीन्स कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और माइटोसिस जो है वो एब्सेंट होती है। लेकिन बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफरिंग होती है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इसकी डायग्राम ड्रॉ की थी कि कॉन्जुगेशन आप किस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें दो सेल्स, एक डोनर सेल है, एक रेसिपिएंट सेल है, इन दोनों सेल्स के दरमियान में एक ट्यूब लाइक या ब्रिज लाइक कनेक्शन बनता है, जो बनता है पाइलस की वजह से। ठीक है, पाइलस या पिल्लाई को हम सेक्स पिल्लाई इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व होती है फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल। तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि एक डोनर सेल का रिसिपिएंट सेल के साथ यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बनता है, कनेक्शन बनता है सेक्स पिल्लाई के ज़रिए। अब यहाँ पे सेक्स पिल्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया में से DNA जो है वो डोनर बैक्टीरिया में से DNA जो है वो रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसमिट होगा, लेकिन इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, बट इट्स नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन, जर्म सेल्स का बनना, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। गैमेट सेल्स का बनना, गैमेट सेल्स का फ्यूज़ होना, लेकिन यहाँ पे गैमेट सेल्स ना तो बन रहे हैं ना ही गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ DNA ट्रांसफ़र हो रहा है। एक डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल की तरफ DNA की ट्रांसफरिंग हो रही है, इसको आप कॉन्जुगेशन कहते हो। तो कुछ बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन के ज़रिए अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है बैक्टीरिया को, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रही है, एक सेल का DNA दूसरे सेल में ट्रांसमिट हो रहा है, तो इट मीन्स जेनेटिक कम्बिनेशन आएंगे, नए बैक्टीरियल सेल्स बनेंगे जिनके अंदर जेनेटिक यानी कि उनके जीन्स की कम्बिनेशन जो है वो नई तरह की होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ये बैक्टीरिया खुद को डिफरेंट कंडीशंस में, खुद को चेंजिंग कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, सुधार रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। अगर बाहर सराउंडिंग इन्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है, तो ये क्या करेंगे, ये खुद को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करेंगे ताकि उस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, बेशक वो घर में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो या किसी भी मेडिकल फील्ड में हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, या बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन जर्म्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप उन डिजीज़ को फैलने से रोक रहे हो। फूड स्पॉयलेज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की स्पॉयलेज है, दीज ऑल कैन बी इनहिबिटेड। लेकिन किस तरह से? बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ को रोकना, उनकी पॉपुलेशन को रोकना, उनको किल करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड्स में बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। लाइक हम बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए स्टीम देते हैं, हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं, हम गैस यूज़ करते हैं, हम रेडिएशंस यूज़ करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, जिससे बैक्टीरिया ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फिल्ट्रेशन भी करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। बैक्टीरिया से जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उनको निकाल लिया जाता है और बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन आपके पास आती है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है
जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या जर्म्स को या उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं, किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे आप किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई रेडिएशन, कोई फिल्टर, कोई गैस या हीट वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो इट मीन्स आप फिजिकल एजेंट्स यूज़ कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, उनके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टेरिलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। डिस्ट्रक्शन मतलब स्टेरिलाइजेशन से जिस भी लाइफ पे या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, इट मीन्स आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिजिकल मेथड्स में हमारे पास 3 मेथड्स यहाँ पे गिवन है, एक है हाई टेम्परेचर का, एक रेडिएशंस का और एक मेम्ब्रेन फिल्टर का। स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन को एज अ शॉर्ट भी तैयार कीजिएगा बेटा, और उसके अलावा जो हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस और मेम्ब्रेन फिल्टर के पॉइंट्स हैं, इनमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है। अदरवाइज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया ओवरऑल इज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है लेबॉर्ट्री होती है माइक्रोब्स के लिए या माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स होती है हमारे पास, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में हाई टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है उन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। इसमें 2 मेथड्स हैं, एक हम करते हैं मॉइस्ट हीट यूज़। मॉइस्ट हीट क्या होती है, उसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो माइक्रोब्स के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो कोएगुलेट कर जाते हैं, उनमें प्रोटीन्स में कोएगुलेशन होती है, यानी कि प्रोटीन्स जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएगी। जब प्रोटीन्स अटैच होना शुरू हो जाती हैं तो इट मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज प्रोटीन्स तो उनके अंदर है ना। तो जब उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनमें कोएगुलेशन स्टार्ट हो गया, वो जुड़ना शुरू हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल बाय यूजिंग मॉइस्ट हीट। सेकेंड होती है ड्राई हीट। ड्राई हीट यानी कि यहाँ हीट का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मॉइस्ट हीट में मैंने कहा कि थोड़ी बहुत नमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ी बहुत नमी होती है। ड्राई हीट में क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर दिया जाता है और वो हाई टेम्परेचर में किसी भी किस्म की नमी नहीं होती है, बिल्कुल खुश्क आप कह लोगे हीट होती है वो। इसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। उनकी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, उन केमिकल कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब वो केमिकल कंपाउंड्स या जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं या जिस तरह की भी आप कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वर्किंग, उसकी ग्रोथ, उसके मेटाबॉलिज्म और उसके फंक्शन में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब उन स्ट्रक्चर्स में, उन केमिकल कंपाउंड्स में किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से अगर चेंज आ रहा है, तो इट मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म, उसका फंक्शन, उसके ज़िंदा रहने की एबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो मॉइस्ट हीट से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है, ड्राई हीट से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है। इसका डिफरेंस आपको इंपॉर्टेंटली आ सकता है, याद रखिएगा। मॉइस्ट में प्रोटीन्स की कोएगुलेशन होती है, ड्राई हीट की वजह से जो डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी ऑक्सीडेशन होती है। सेकेंडली हमारे पास मैथड है रेडिएशंस का। हाई टेम्परेचर का क्लियर हो गया, इसको आपने बेटा शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है। ओवरऑल आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से लॉन्ग के लिए तैयार करो, आपके एमसीक्यू तो शॉर्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। रेडिएशंस क्या चीज़ है, रेडिएशंस में आते हैं हमारे पास सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को किल करने के लिए। उसकी रेंज बताई जाती है 300 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें भी 300 नैनोमीटर में जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है वो है गैमा रेज। जैसे आपने पढ़ा हुआ है अल्फा रेज होती हैं, बीटा रेज होती है, इसी तरह से गैमा रेज होती है। तो ये गैमा रेज जो है ज़्यादातर यूज़ होती हैं स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में। थर्ड वन है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या करते हैं हम, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के ज़रिए जितने भी हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज हैं, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इनको बैक्टीरिया में से स्टेरिलाइज करके मेम्ब्रेन फिल्टर्स के ज़रिए निकाल लिया जाता है और बाद में इन पर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। नेक्स्ट मैथड इज़ केमिकल मैथड। केमिकल मैथड मीन्स कि आप यहाँ पे कोई भी फिजिकल एजेंट, यानी कि आप टेम्परेचर, रेडिएशंस या आप किसी भी तरह के फिल्टर्स यूज़ नहीं करोगे, आपने यहाँ पे केमिकल्स यूज़ करने हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। 3 तरह के केमिकल्स आपकी बुक में मैंशन है, एक है एंटीबायोटिक्स, दूसरा डिसइंफेक्टेंट्स और तीसरा कीमोथेराप्यूटिक। इनको हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या चीज़ें हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनको हम लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाती है और बैक्टीरिया ख़त्म भी हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या हैं, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरियल सेल्स में, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, सिंपल कहना बैक्टीरियल सेल्स जो है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन आप इसको नॉन लिविंग मटेरियल के जरिए अप्लाई करते हो। इन केमिकल एजेंट्स में मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हैलोजन्स हैं, फिनॉल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अल्कोहल है। अल्कोहल भी समटाइम्स आपने देखा होगा कि कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या ज़ख़म वगैरह हो तो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, वो डेड सेल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे
अगर कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर भी हुआ होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी, वो आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं। थर्ड वन इज़ कीमोथेराप्यूटिक। ये केमिकल एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके काम करते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो लिविंग टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं उनको पूरी तरह से उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें टेट्रासाइक्लिन आता है, पेनिसिलिन आता है, सल्फोनामाइड्स आते हैं। पेनिसिलिन की अगर हम बात करें, इट्स ऑल्सो एंटीबायोटिक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है कि एंटीबायोटिक लिया कहाँ से गया है। पेनिसिलिन क्योंकि फंगस से निकाला जाता है, लेकिन होता ये एंटीबायोटिक ही है। तो एलर्जिक रिएक्शंस के केस में भी इसको समटाइम्स यूज़ किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करेगा उस एलर्जिक रिएक्शंस के केस में कि जिस भी आप कह लें कि एजेंट की वजह से, जिस भी माइक्रोब की वजह से या जिस भी जर्म की वजह से आपको वो एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, उस माइक्रोब या उस जर्म को ये किल कर देगा, ठीक है। उसको पूरी तरह से उसकी ग्रोथ को रोक कर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके अलावा कुछ दूसरे प्रोसेसेस भी हैं बेटा, ये आपकी बुक पे ना येलो बॉक्स में गिवन है, इनको भी आपने एज अ शॉर्ट तैयार करना है। इस टॉपिक का पार्ट है ये कि माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट और माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट के ज़रिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं। माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि आप जैसे ही ये कह लें कि केमिकल्स वगैरह फिजिकल एजेंट्स या केमिकल एजेंट्स यूज़ करते हो, तो माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसी वक्त फ़ौरन इमीडिएटली, मतलब फ़ौरन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। जबकि माइक्रोबायोस्टेटिक में क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरियल सेल्स की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज मीन्स के बाइनरी फिजन के जरिए डिवाइड होने की जो उसकी एबिलिटी है, कॉन्जुगेशन के जरिए जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। और अगर वो एबिलिटी रुक गई है, इट मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो एक कॉन्स्टेंट साइज़ पर जाके रुक जाएगी। मतलब आपने कहा कि 4 बैक्टीरियल सेल्स बने थे, उसके बाद माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट हुआ, बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ख़त्म हो गई, तो मतलब क्या हुआ कि वो 4 बैक्टीरियल सेल्स बने थे वो 4 ही रहेंगे, वो आगे से 6, 8, 10 या 12 या 20 में चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसकी रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी पे इफेक्ट किया, उसको कंट्रोल किया, उसको इनहिबिट करवा दिया। जब वो रुक गई है तो बैक्टीरियल सेल्स बाइनरी फिजन के जरिए फिर डिवाइड नहीं हो सकते। अब जो भी फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, उन सब का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। इट मीन्स कि उनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो वेरी करता है, यानी कि उन्होंने किस तरह से कंट्रोल करना है, कितना इफेक्ट करना है, फ़ौरन से इफेक्ट करना है या कुछ देर के बाद इफेक्ट करना है, ये सब का इन सारे फिजिकल और केमिकल एजेंट्स का ये मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। पर वो जिस प्रोटीन को डैमेज करते हैं, जिस केमिकल कंपाउंड को, केमिकल सब्सटेंसेस को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से, उस डैमेज की वजह से माल फंक्शनिंग हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया के एंजाइम्स इफेक्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल इफेक्ट हो सकती है, उसका साइटोप्लाज्म, उसके सेल मेम्ब्रेन या उसका जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड मतलब उसका जो डीएनए है वो भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वहीं पर रुक जाती है। तो वो डैमेज जो है बेसिकली जो प्रोटीन्स को आप दे रहे हो या उसके केमिकल कंपाउंड्स को उसको नुकसान पहुँचा रहे हो, वो माल फंक्शनिंग कॉज कर सकते हैं। किसमें? बैक्टीरिया के ओवरऑल स्ट्रक्चर में। उसके स्ट्रक्चर में सेल वॉल, बाहर की लेयर से लेके उसके सेल के अंदर जितना भी मटेरियल, जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं। तभी तो बैक्टीरिया कहते हैं कि तभी तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, बैक्टीरिया को हमने किल कर दिया, बैक्टीरिया जो है वो डेड हो गया है। यूज़ एंड मिस यूज़ बेटा छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें आपने सिर्फ इतना पॉइंट क्लियर रखना है, आपने 3 बेसिक्स चीज़ें इसमें देखनी है। एक एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन, एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको हम मिस यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 में भी हमने कहा था, एंटीबायोटिक्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंथेसाइज और एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? मेनली बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीड्स से, फंजाई से और लेबॉर्ट्री में। तो ये तीनों बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स और फंजाई, दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इनसे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड इनका जो ओरिजिन है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं वो लिविंग सेल से ही बनती हैं। तो एंटीबायोटिक को, अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको कैसे यूज़ करोगे? आपको उसका मोड ऑफ एक्शन और उसका जो इफेक्ट है कि उसका कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं, और अगर होगा तो कितना सीवियर होगा, ये पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई मेडिसिन आप यूज़ करो, कोई एंटीबायोटिक आप यूज़ करो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक करो। जो मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक डॉक्टर तजवीज़ करता है उसी को यूज़ करो।
ठीक है। इसलिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ करो एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियंस, रेगुलर इंटरवल्स में, जितने डेज़ के हिसाब से डेली में। जैसे आपको 7 डेज़ आपने एंटीबायोटिक्स खाने होते हैं, आपको 2 टाइम कहा गया है, आप डेली उतना डोज लो। 3 टाइम कहा गया, 3 टाइम का डोज लो। 1 चम्मच का है 1 टाइम, 2 चम्मच कहे हैं, जितना उसने आपको कहने के आप जितनी डोजेज कही है उतनी डोजेज रेगुलर इंटरवल में लें, तभी एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है। और ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना ज़रूरी है। जैसे समटाइम्स होता है कि 5 दिन हमने भी एंटीबायोटिक यूज़ किया, इन्फेक्शन ठीक हो गई है, हमने वहीं पे छोड़ दिया। मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन होती है वो 7 डेज़ की होती है, मीन्स के अ वीक। अगर आप उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं करते हो, इन्फेक्शन का कम होने का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में मौजूद है वो ख़त्म हो गया है, वो दोबारा से बन सकता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो हैं, अगर वो उस मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स या ड्रग के अगेंस्ट खुद को रेजिस्ट कर लें, तो आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लो, फिर यहाँ कहने कि आपने 7 डेज़ का ट्रीटमेंट किया, आपने 14 डेज़ का ट्रीटमेंट किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज़ करना चाहिए। जितनी डोजेज और जितने दिन के लिए कहा जाए, जितनी ड्यूरेशन बताई जाए ट्रीटमेंट की, उतना कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब अगर हम मिस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा भाई आपने दिन में 2 बार लेनी है एंटीबायोटिक और 1-1 चम्मच लेनी है, हम दिन में 3 बार लेते हैं और 1 चम्मच से ज़्यादा ले लेते हैं, दैट विल बी द मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है। अब उस मिस यूज़ का क्या इफेक्ट होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एंटीबायोटिक, उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, यानी कि जो आप ड्रग्स या जो आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे बेटा मंशियात नहीं, अद्वियात है। ठीक है। आपने जो भी मेडिसिन या जो भी एंटीबायोटिक यूज़ किया, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपको जो ट्रीटमेंट चलेगा वो 7 डेज से ज़्यादा का हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रग्स के अगेंस्ट खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसका आपका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडली, ह्यूमन मेटाबॉल, अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और अगर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स कि ह्यूमन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इफेक्ट होंगी, और वो जब वो बहुत बैडली इफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स अगर हम एक्स्ट्रा डोजेज में यूज़ करें या उसको मिस यूज़ करें, तो एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे पेंसिलिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है कुछ फंगस की वजह से, जो कहने के डिफरेंट किस्म के फंगस की वजह से जो दाने बनते हैं, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे फेस पे, कहने के पस लाइक स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, उसके लिए पेंसिलिन समटाइम्स यूज़ होती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा डोजेज में यूज़ कर दी जाए या बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ की जाए, तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में भी डिफरेंट किस्म के ऐसे कहने के सब्सटेंसेस, एलर्जिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स या हमारे स्ट्रक्चर्स में इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो स्वेलिंग है वो कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा एक एंटीबायोटिक एग्जांपल दी गई यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी ऑडिटरी नर्व पे इफेक्ट करती है अगर आप इसका मिसयूज़ करो तो। ऑडिटरी नर्व कौन सी होती है? जिससे हमारी सुनने की सलाहियत के बारे में हम बता सकते हैं, यानी कि हम सुन सकते हैं जिसकी वजह से। अगर वो ऑडिटरी नर्व इफेक्ट हो रही है, तो हमें बहरापन भी आ सकता है। ठीक है। डेफनेस मीन्स के बहरापन, सुनाई ना देने की, जो हमारी सुनने की सलाहियत है वो कम और ऐसे ख़त्म हो जाती है अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करें। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, इट्स ऑल्सो एन एंटीबायोटिक। अगर इसको भी एक्स्ट्रा या मिसयूज़ की बेस पे आप यूज़ करो, यानी कि आप इस एंटीबायोटिक को मिसयूज़ करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो टेट्रासाइक्लिन या उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को, तो इसकी वजह से ये मोस्टली बच्चों में होता है कि उनके जो दांतों का रंग है वो परमानेंटली डिसकलर हो जाता है, यानी कि जो परमानेंटली उनके बच्चों के दांतों का रंग जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सा एंटीबायोटिक कैसे यूज़ किया है, उसकी डोजेज जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी उतनी की है या उससे ज़्यादा किया है। किसी भी तरह का एंटीबायोटिक आप मिसयूज़ करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा डोजेज में यूज़ करते हो, जितना बताया जाए उसके मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते हो, तो उससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही इफ़ेक्ट होता है। हमारी इंटरनल ऑर्गन्स या हमारा जो इंटरनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं। लास्ट क्वेश्चन दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? दीज आर द लार्जेस्ट और सबसे डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन दे बेसिकली कंसिडर एज प्रोकैरियोट्स, इसलिए आप इनको यूकैरियोट्स या प्लांट्स कंसिडर नहीं कर सकते हो। प्रीवियसली साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था, इसलिए जब हम एल्जी का नाम लेते हैं तो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप जो हम कंसिडर करते हैं एल्जी का, वो ब्लू ग्रीन एल्जी ही है, बिकॉज उसको पहले किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा में ही प्लेस किया गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे कहने की चीज़ों की ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होती गई, उनमें डिफरेंट करैक्टर्स देखे गए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस नजर आया,
तब साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हटाकर साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया और किंगडम प्रोटिस्टा से निकालकर किंगडम प्रोकैरियोटी में प्लेस किया गया। हमने इसके बेटा करेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक्स को बुक पे ज़रूर हाईलाइट करें, पॉइंट 1 2 3 करके, ABC करके, स्टार लगा के, डॉट लगा के, जैसे ईजी लगे वैसे। साइनोबैक्टीरिया ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं। शेप और अपीयरेंस के लिहाज से ये वेरी करते हैं। आपकी बुक में बेटा एक डायग्राम बनी हुई है एनाबीना की, आपने वो डायग्राम बनानी है। मैंने एनाबीना की डायग्राम ही ऐड की है, आपने ये सारी नहीं बनानी है। आप इसमें एक फिलामेंट जो है डायग्राम के लिहाज से साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताने के लिए आप सिर्फ एक फिलामेंट जैसे आपकी बुक पे बना हुआ है वैसा आपने बनाना है, ठीक है। साइज़ के लिहाज से बात करें तो इसका डायमीटर जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, एन इम्पॉर्टेंट MCQ। उसके अलावा स्ट्रक्चर देखें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो कलोनीज की फॉर्म में, यानी कि कलोनीज का मतलब क्या, इस तरह से कलोनीज की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, वो भी साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। उसके अलावा कुछ जो है वो फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं। फिलामेंट्स मतलब उनके अंदर ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। ट्राइकोम कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स को, जैसे यहाँ पे एनाबीना में दिखाया जा रहा है, जिसकी सराउंडिंग पे म्यूकोलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। अब ट्राइकोम यानी कि फिलामेंट कैसा बनेगा, इस तरह से चेन ऑफ सेल्स जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और इन चेन ऑफ सेल्स में कोई ना कोई एक सेल जो है वो बड़ा होता है, जो रेस्टिंग स्टेज पे होता है, या जहाँ से सेल ने पूरी चेन ने जो है वो डिवाइड होना होता है। इसकी सराउंडिंग पे म्यूकोलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है, तो आपने इसकी सराउंडिंग में बेटा इस तरह से एक मेम्ब्रेन सी बना देनी है, कवरिंग सी बना देनी है। वो शीथ क्या है, वो कवरिंग ही है जो म्यूकोलेज की बनी हुई होती है, जो इसको जेल लाइक या इसकी जेल लाइक अपीयरेंस देती है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेम वैसी होती है जैसे हमने ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इनकी सेल वॉल कम्प्लीटली स्ट्रक्चर के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से ग्राम नेगेटिव की तरह की होती है। लाइक अदर बैक्टीरिया इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। जैसे हमने बाकी बैक्टीरिया में पढ़ा था कि उसमें फ्लैजिला होता, तो अनलाइक बैक्टीरिया इनके अंदर फ्लैजिला बहुत सारे जैसे बहुत सारे हमने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होते हैं, कुछ के अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं। उनके अंदर लोकोमोशन का मेथड या मूव करने का मेथड डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, तो इट मीन्स कि इनका लोकोमोशन या मूव करने का तरीका जो है डिफरेंट होगा। इनके अंदर गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इट्स अ स्ट्रक्चर जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। और कुछ जो फिलामेंटस स्पीशीज़ हैं, मैनी फिलामेंटस स्पीशीज़ जो हैं, दे हैव अ ग्लाइडिंग मूवमेंट, यानी कि वो रिंग के चलते हैं, ठीक है। उनका जो चलने का तरीका है वो क्रॉलिंग वाला मेथड कह सकते होता है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर थोड़ी बहुत इनकी यहाँ पे रिजेम्बलेंस जो है वो ग्रीन प्लांट्स से थोड़ी रिजेम्बलेंस है। वो किस बेस पे है कि इनके अंदर ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसाइज करने के लिए, अपना फूड खुद बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यूकेरियोट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन यूकेरियोट्स से ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं। अब कौन से यूकेरियोट्स फोटोसिंथेसिस के लिए अपना फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्योंकि हमने कहा था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, तो इट मीन्स कि ये बैक्टीरिया की तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जैसे आपने कहा था कि बैक्टीरिया में वाटर की जगह, बैक्टीरिया जो है वो वाटर की जगह H2S यूज़ करता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया करते हैं ये H2S की जगह वाटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रिजल्ट निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट जो चीज़ निकलती है वो ऑक्सीजन होता है। जबकि वो बैक्टीरिया जो H2S यूज़ करते हैं उनमें बाय प्रोडक्ट जो है वो सल्फर रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज अ डोनर, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, एज अ हाइड्रोजन सोर्स H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया था। तो साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑक्सीजेनिक होती है। ऑक्सीजेनिक मतलब उनके अंदर जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो ऑक्सीजन का होता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन ही जनरेट होगा जब वो फोटोसिंथेसाइज करेंगे। उसके अलावा इनके अंदर फाइकोबिलिसम्स मौजूद होते हैं, जिनको ये एज आप कह सकते हो कि लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करके आगे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल को प्रोवाइड करते हैं। तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये सारा कुछ जो है वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है, जहाँ पे इनका लिंक बना हुआ होता है प्रोटीन पार्टिकल्स के साथ, जिनको हम फाइकोबिलिसम्स कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया फाइकोबिलिसम्स को किस काम के लिए यूज़ करते हैं? दे यूज़ फाइकोबिलिसम्स फॉर टू हार्वेस्ट लाइट, यानी कि लाइट को कैप्चर करके आगे क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आगे लाइट एनर्जी का काम होगा, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके आगे फूड की प्रोडक्शन करवाई जाएगी। उसके अलावा इनके अंदर प्लांट्स की तरह या यूकेरियोट्स की तरह कैल्विन साइकिल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट यानी कि इस्तेमाल किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है और शुगर बनाई जाती है।
लास्ट 2 to 3 पॉइंट्स के इनके अंदर जो एक बहुत ही कहने के जो प्रीडोमिनेंट कहने के पिगमेंट जो कंसिडर किया जाता है वो है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस में कौन सा प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलेंट प्रेजेंट होता है? फाइकोसानिन। इट्स अ ब्लू पिगमेंट। ठीक है, आप साइनोबैक्टीरिया को जो ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हो वो यही वजह है कि उसका कलर जो है वो ऐसा है। और ब्लू का नाम इसलिए, ब्लू की टर्म इसलिए यूज़ की जाती है बिकॉज उसके अंदर एक ब्लू कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं फाइकोसानिन। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर दो तरह के पिगमेंट हैं। एक ब्लू कलर का पिगमेंट है, उसका नाम है फाइकोसानिन, और ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो इन दोनों पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन नज़र आता है। तो इन दोनों पिगमेंट्स की वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी और टेक्निकल प्रॉपर नेम जो है साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। फाइकोसानिन, सैनो जो है वो सैनिन वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, सैनिन वर्ड से निकला हुआ है, सो इट मीन साइनोबैक्टीरिया। तो इनके अंदर जो प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन जो कि एज अ एक्सेसरी पिगमेंट मौजूद होता है वो है फाइकोसानिन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसको एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट करें। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया में जितना भी एक्स्ट्रा रिजर्व फूड मटेरियल जिसको वो स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ये ग्लाइकोजन का रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, और ये डिफरेंट मैथड्स, बाइनरी फिजन के अलावा ये और बहुत सारे मैथड्स के जरिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे एसेक्सुअल मैथड्स हैं। लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये बाइनरी के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए, हार्मोगोनिया, एकाइनीड्स और हेट्रोसिस के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक लंबा था लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया है। लॉन्ग के लिहाज से जो अपने मेनली तैयार करा मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है बेटा कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। यूज़ एंड मिस यूज़ जो है बेटा वो कहने के हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग है। तो आपने इन पूरे में से सबसे पहले जो अपने लॉन्ग तैयार करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बता चुकी हुई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उन्हीं को पहले तैयार करोगे, और जो अनएक्सपेक्टेड है उनको बाद में तैयार करोगे। अगर कहीं से कोई पॉइंट समझ में ना आया हो क्लास तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह लाइव लेक्चर हमारा होगा कल ट्यूसडे को, तो हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपका जो भी पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में से क्लियर नहीं हुए होंगे वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।